Hello everyone, you all are welcome to MAM Institute of Commerce। आज हम लोग स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे कि हमने जो नोट्स तैयार किए हैं आप लोग के लिए वो एज अ क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और इससे एक आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन के आंसर्स आपको फ्रेम आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने वो कह रहा है डिफाइन स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर बेसिकली होते क्या हैं, क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो इसका आंसर ये है, स्टेक होल्डर्स आर दोज इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच हैव अ स्टेक इन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है कि स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, उनका स्टेक होता है, इंटरेस्ट होता है बेसिकली, और या फिर उसको कह दीजिए इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग का स्टेक आपके स्कूल में है, ठीक है, आप लोग अपने स्कूल के स्टेक होल्डर्स हैं। क्यों सर? उसका रीज़न ये है कि आपका कोई भी अगर स्कूल डिसीजन लेता है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, यानी आपका इंटरेस्ट उसमें इफ़ेक्ट में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि अगर स्कूल आपकी फ़ीस हाइक कर देता है तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल की फ़ीस हाइक हो गई है। एंड अगर इसी तरह से स्कूल कोई फ़ीस को कम करता है या फिर आप लोग को घुमाने लेके जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप मतलब स्कूल के कोई भी एक डिसीजन से आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर आ रहा है। इन्हीं लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके आपके जो है सप्लायर्स हो गए, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है। ये लोग जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, इनका कहीं ना कहीं स्टेक ऑर्गेनाइजेशन से होता है, और कोई भी डिसीजन अगर ऑर्गेनाइजेशन लेती है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल जाता है हमें। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्टेक होल्डर्स हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्टेक होल्डर का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। यस, स्टेक होल्डर्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑन पॉजिटिव साइड, स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू द बिजनेस, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल मनी हो गया, मैन हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं सर? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन सब का यूज़ करे और उससे अपने आप को ग्रो कर सके। ऑन द नेगेटिव साइड, स्टेक होल्डर्स में ब्लॉक और इंटरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज व्हेन देयर एक्सपेक्टेशंस आर डिसरिगार्डेड। बहुत ही बढ़िया बात कह रहा है कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो इनका इंटरेस्ट है, अगर उसको डिसरिगार्ड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि स्टेक होल्डर फिर वो सारी चीज़ें सप्लाई करना छोड़ देंगे, ठीक है, और वो काम करना भी रोक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अगला क्वेश्चन मिल रहा है, वो ये है डिफाइन इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स यानी वो स्टेक होल्डर्स जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। इन स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस फर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हीं को क्या कहा जाता है? इंटरनल स्टेक होल्डर, ठीक है। अब ये होते कौन है? जैसे एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं और उससे बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, इसीलिए इनका जो है इनको स्टेक होल्डर कहा जाता है, इंटरनल स्टेक होल्डर। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि हु आर दी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर।
अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पे कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स विच हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो बाहर से काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे उसने कहा क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स, ये सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते हैं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहते हैं। ठीक है, ये अपने अपने, जैसे क्रेडिटर है, बैंक है, ठीक, बैंक क्या करता है, बैंक अपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स को कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, बट वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लोन वगैरह देता है तो उसका कुछ ना कुछ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होता है। इसी तरह से सप्लायर्स हैं, वो जो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश गुड्स है, वो प्रोवाइड करते हैं किसको? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसके बदले में उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इनको स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का पार्ट माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ब्रीफली एक्सप्लेन प्राइमरी स्टेक होल्डर। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं सर? प्राइमरी स्टेक होल्डर आर दोज स्टेक होल्डर्स who have more frequent and closer interaction, more frequent वर्ड मार्क कर लीजिएगा, closer interaction with the enterprise, यानी बहुत ज़्यादा इनका इंटरेक्शन होता रहता है और फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स एंड डीलर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें ये सारे लोग आते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर्स के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, डिफाइन सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स आर दोज स्टेक होल्डर्स हु आर नॉट हैविंग मोर फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन। ये इसका कीवर्ड है कि नॉट हैविंग मोर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विद द एंटरप्राइज। जैसे सर गवर्नमेंट हो गई, मीडिया हो गई, आपकी जनरल पब्लिक हो गई, ये सारे जो लोग हैं ये सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स के पार्ट हैं। यानी गवर्नमेंट कब आएगी इंटरेक्ट करने आपसे? साल में एक बार आएगी सर, जब टैक्स देना होगा आपको। ठीक है, मीडिया कब आएगी? जब आपने कोई ऐसा काम कर दिया होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तब मीडिया में आप हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, जनरल पब्लिक भी इसी तरह से इंटरेक्ट करेगी इन केस कि अगर आपसे कोई अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ हो जाती है इन दैट केस। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आता है, वाई कस्टमर इज़ नॉट अ स्टेक होल्डर इन अ फर्म। A customer is not a stakeholder in a firm because they do not have any stake or financial interest। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड है इसका। ठीक है, कि इनका कोई भी स्टेक या इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है? कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऑपरेट फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका कीवर्ड है। ठीक है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि इंटरनल स्टेक होल्डर कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कंसिस्ट ऑफ सप्लायर, कॉम्पिटिटर, क्रेडिटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर होल्डर एंड कस्टमर। शेयर होल्डर और कस्टमर में क्या फ़र्क पाया जाता है? चलिए इसके आंसर को भी हम लोग देखते हैं। शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं, एज दे हैव फाइनेंशियल स्टेक इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इनका फाइनेंशियली स्टेक पाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जबकि कस्टमर्स आर नॉट द स्टेक होल्डर। कस्टमर्स क्या है? इनका स्टेक होल्डर मतलब ये स्टेक होल्डर्स नहीं होते। क्यों सर? इनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कहता है, शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड। देखिए, जो भी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स ख़रीद रखे हैं कंपनी के, तो कंपनी उसके बदले में उनको प्रॉफिट का जो हिस्सा देती है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। ठीक है,
कस्टमर डू नॉट रिसीव द डिविडेंड। भाई जाहिर सी बात है, अगर कस्टमर ने कोई शेयर ख़रीद ही नहीं रखा है तो उनको कौन सा डिविडेंड कंपनी दे देगी, ठीक है। फिर अगला हम एक पॉइंट और हमने इसमें डाल दिया है, शेयर होल्डर्स अंडरटेक और रिस्क। यस, रिस्क फैक्टर जो होता है वो पाया जाता है शेयर होल्डर के केस में, क्योंकि सर उन्होंने तो कंपनी में अपना पैसा लगाया है, तो जाहिर सी बात है अगर बिज़नेस अच्छा चला तो बहुत ही बढ़िया, नहीं चला तो रिस्क है सर, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स अंडरटेक द रिस्क ऑफ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंपनी, कस्टमर्स डू नॉट अंडरटेक रिस्क। कस्टमर्स का कोई भी रिस्क नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि सर उन्होंने तो कुछ ख़रीदा ही नहीं है कंपनी से शेयर के नाम पे, तो फिर उनको क्यों रिस्क झेलना पड़ेगा? अगर कंपनी डूब जाती है इन दैट केस वो क्यों झेलने लगे सर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो क्या कहता है ज़रा हम लोग उसके ऊपर नज़र मारते हैं। सर अगला क्वेश्चन हमारी तरफ आ रहा है, एक्सप्लेन एनी 5 एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं सर? एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। और सर एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो सर जॉब करते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अभी हम लोग एक्सपेक्टेशन पढ़ने जा रहे हैं, किसकी? एम्प्लॉयर की पढ़ने जा रहे हैं कि एम्प्लॉयर की क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन, ये 5 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, यानी उन्होंने जो कैपिटल लगाई है सर, उन्होंने जो कैपिटल लगाई है वो सेफ़ हो, क्या हो? सेफ़ रहे, ठीक है, वो डूब ना जाए, पैसा उनका जो लगाया हुआ है वो डूब ना जाए, ठीक है। फिर दूसरा कहता है सर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया था डिविडेंड इनकम मिलती है, ठीक है, तो वो फेयर होनी चाहिए और उनको रेगुलर उस पर रिटर्न मिलते रहना चाहिए, ठीक है। तो फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। फिर अगला पॉइंट कहता है कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सर क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि जो हमने पैसा लगाया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको एप्रिशिएट होना चाहिए। एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि वैल्यू गिर गई, लेकिन एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू उसकी इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि मैंने जो है दादा ने 10 रुपये का शेयर ख़रीदा था, आज वो लाखों में बिक रहा है। ये क्या था? कैपिटल एप्रिसिएशन था सर, और कुछ नहीं। फिर अगला पॉइंट कहता है इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन। इन पॉलिसी डिसीजन कहता है इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए कंपनी को, सबको, जितने भी लोग हैं जिन्होंने शेयर्स ख़रीद रखे हैं। सर अगला पॉइंट कहता है एक्यूरेट एंड अप टू डेट रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। सर क्यों? अगर हमको ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, रेगुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी सर, तब फिर क्या होगा? हमें कैसे पता चल पाएगा कि कंपनी अच्छा काम कर रही है कि बुरा काम कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है कि डाउनफॉल हो रहा है उसका, ठीक है। तो अब ये चीज़ प्रोवाइड इसीलिए करी जाती है, हर साल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के दिए जाते हैं, आपको ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है कंपनी की, ताकि एक शेयर होल्डर इस चीज़ को देखे कि क्या उसके अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। तो उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्या कहता है सर? कह रहा है एक्सप्लेन एनी 5 एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। अब वो लोग की बात आ रही है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। सर क्या कहता है? पहली चीज़ कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ सर्विस। सर हमने आज जॉब ज्वाइन करी, 1 महीने बाद निकाल दिया गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एम्प्लॉय ने जॉब ज्वाइन करी है तो आप उसको सिक्योरिटी दें इस चीज़ की कि उसकी जॉब इतनी आसानी से नहीं जाएगी, ठीक है, और कंटिन्यू रहेगी उसकी सर्विसेज वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर दूसरा कहता है कि फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कि जितना काम करवाया जाए। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे दी जाए, नहीं, जितना काम करवाया जा रहा है उस हिसाब से उनको वेजेस या सैलरीज भी प्रोवाइड करी जाए।
अगर उनसे टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है तो उसका भी जो ओवर टाइम का पेमेंट है वो अच्छे से किया जाए। फिर सेफ़ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हम कहीं भी काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय, तो हमको क्या चाहिए, एक सेफ़ और एक कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, यानी हम फिर वहाँ पे अच्छे से काम भी कर पाएंगे, मेरा दिल भी लगेगा। अगर बहुत ही हालात ख़राब होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब पूरा इन्वायरमेंट वहाँ का ख़राब होगा, तो फिर हमारा भी बस मन करेगा कि बस जल्दी से जो भी कर पाएँ भागें यहाँ से किसी तरह भी। ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक अच्छा इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि उनका वहाँ पे दिल लगे और वो अच्छे से उसको काम कर सके। इससे कि सर क्या होता है, सर उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है ना। अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा। और अगर उसी का अपोजिट देखा जाए सर, कि अगर वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं अच्छा है तो एक तो उनको हेल्थ हज़ार्ड भी होगा, प्लस उनकी एफिशिएंसी भी डाउन रहेगी, प्लस आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इससे लॉस किसका होगा सर, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही का तो लॉस होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स। ठीक है, ट्रेड यूनियन अगला अभी एक चैप्टर आएगा आप लोग का, तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियन होती क्या है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय कहते हैं कि जो ट्रेड यूनियन के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस, यानी अगर कोई उनकी शिकायत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, वो हम लोग का मैटर नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन अगर उनकी कोई शिकायत, उनकी कोई तकलीफ़ है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको सही से इंसाफ के साथ और जल्द से जल्द उसको रिज़ॉल्व करवाए। ठीक है, ये नहीं कि अब टाले जा रहे तो एम्प्लॉय कहेगा भाई क्या ही मेरी हैसियत यहाँ। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि गिव एनी 5 एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर्स। तो सर सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं तो उनका क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है कि फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लाईज मेड। ठीक है, जो भी उन्होंने सप्लाई करा है माल, ठीक है, उसका प्राइस जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल फेयर मिलना चाहिए। ये नहीं कि सर आप डिस्काउंट कर दीजिए और कम से कम में हमें प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं, जो उसका रिटर्न होना चाहिए वो बेसिकली उनको मिलना ही चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो वो ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि उनको फेयर प्राइसेस मिल जाएंगे इसके। फिर रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट। ठीक है, क्रेडिट टर्म्स तो आपको जहाँ तक के पता हो या ना पता हो मैं बता देता हूँ, 90 डेज़ का रहता है बेसिकली, जनरली 90 डेज़ का रहता है क्रेडिट टर्म। तो आपको विद इन 90 डेज़ उनको पेमेंट कर देना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने आज जो है रॉ मटेरियल परचेज़ किया है और सर जो है 6-7 महीने हो गए आप उनको पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो आखिर में क्या होगा, वो फिर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना छोड़ देगा। फिर लीगल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़े वो अलग बात है ही। ठीक है, तो फेयर प्राइसेस मिलने चाहिए। दूसरी चीज़ रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू क्रेडिट टर्म्स, जो भी क्रेडिट टर्म्स आपस में डिसाइड हुए हों, जनरली 90 डेज़ होता है, लेकिन आपस में जो भी डिसाइड हुआ हो उस पर उनको टाइमली पेमेंट करते रहना चाहिए। रेगुलर ऑर्डर्स मिलने चाहिए, ये नहीं कि वन टाइम ऑर्डर दे दिया सर उसके बाद हमने ऑर्डर ही नहीं किया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उनको रेगुलर ऑर्डर भी मिलने चाहिए। ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, सर ये क्यों चाहिए उनको, जैसे सर शेयर होल्डर्स को चाहिए था ना करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है, तो भाई उनको वो चीज़ चाहिए ना कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करी है कि नहीं करी है वो देखेंगे। ठीक है, और अगर नहीं कर रही है तो फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे। इसी तरह से इनको भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस के रिगार्डिंग, कि अगर कंपनी अच्छी चल रही है तब तो ये अपना सप्लाई करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ ये फिर अपनी सप्लाई रोक देंगे ना, कि कंपनी अगर अच्छी नहीं चल रही है तो फिर वो इनका पेमेंट कहाँ से करेगी। जब इनका पेमेंट नहीं कर पाएगी तो फिर ये तो लॉस में चले जाएंगे। इस वजह से वो लोग ये चाहते हैं कि उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन कंपनी की पता रहे। फिर रीज़नेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। ठीक है, ये भी उनका एक पॉइंट होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गिव एनी 5 एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बारे में कह रहा है कि उनको क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहला सेफ्टी ऑफ लोन, जो भी लोन दिया है,
ठीक है। अब वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, लोन अगर दिया गया है तो वो सेफ़ होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पैसा उनका डूब गया ऑर्गेनाइजेशन में लगाने के बाद। फिर अगला पॉइंट कहता है रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट आपको पता है कि मंथली बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। और मंथली बेसिस पे आप दे दीजिए, आप एनुअली बेसिस पे दे दिया, हाफ ईयरली बेसिस पे दे दीजिए, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट जब कटती है ना हर महीने, तो उस पर इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के साथ जाता है, ठीक है। तो वो तो आपकी डीलिंग के ऊपर है कि आपने और सामने वाले ने कैसे आप टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करी है। लेकिन बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो पर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट उनकी देनी पड़ती है। और पर मंथ इंस्टॉलमेंट में जो होता है वो दो हिस्सा होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्लस उसमें इंटरेस्ट अमाउंट होता है। इन दोनों अमाउंट को मिलके इंस्टॉलमेंट बनती है और वो जाती है हर महीने, ठीक है। तो वो रेगुलर होनी चाहिए, नहीं तो बैंक फिर लीगल एक्शंस ले लेंगे आपके अगेंस्ट में अगर आप रेगुलर पेमेंट नहीं करते हैं। रिटर्न ऑफ लोन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जैसे ही टाइम हो, जो टाइम आप जिस टाइम के लिए आपने लोन लिया था, जितने टाइम के लिए भी, वो जैसे ही कंप्लीट हो आप तुरंत उनको रीपेमेंट कर दे पूरे के पूरे लोन अमाउंट का, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। ये भी वही पॉइंट है सर, ठीक है। ये भी वही पॉइंट है जो अभी ऊपर आया था, जैसे उनको भी एक पूरी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी शेयर होल्डर को, इसी तरह से सप्लायर को भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, एंड इसी तरह से क्रेडिटर्स को भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना पैसा लगा रखा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट्स और पर्सनल गारंटी बाय द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, तो मॉर्गेज कर लीजिए सर आप, ठीक है, कोई चीज़ गिरवी रख दीजिए, या फिर गारंटर लेके आइए और गारंटी बैंक को दिलवाइए कि इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट नहीं करती है तो फिर बैंक या तो वो एसेट जो आपने मॉर्गेज करा है उसको बेच देगी और उससे अपना जो है पैसा वसूल करेगी, या फिर ओनर से पैसा वसूल करेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है सर, कहता है कि 5 एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट भी एक्सपेक्टेशन रखती है जी, गवर्नमेंट भी एक्सपेक्टेशंस रखती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्या है सर, पहला, टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। कंट्री के जो कानून हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उसके ख़िलाफ़ जाती है तो वो इलीगल कहा जाएगा, ठीक है सर। तो उनको जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो कंट्री के अंदर जितने भी लॉस एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करना पड़ेगा। पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली एंड रेगुलरली। ओहो सर, एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, जो प्रॉफिट कमा रही है, उस पे ऑनेस्टली चुपचाप टैक्स सरकार को दे दे, सरकार कुछ नहीं कहेगी उसके बाद, टैक्स तो उनको देना पड़ेगा रेगुलर टाइम पे और बिल्कुल ऑनेस्टली टैक्सेस पे आउट करने पड़ेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है टू अवॉइड करप्ट पब्लिक सर्वेंट। सर जो रिश्वतखोरी करते हैं उनको अवॉइड करें, उनका साथ ना दे, बेसिकली उनको रिश्वत दे दे कि उनका साथ दिए जा रहे हैं, ठीक है सर ठीक है सर, काम करवा रहे हैं अपने, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उनको अवॉइड करें जो भी करप्ट हैं ये लोग। टू अवॉइड मोनोपोली, सर इंडिया में मोनोपोली अलाउड नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये भी अलाउड नहीं है। टू असिस्ट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, आई नो डैट, लेकिन वो एक देश का साथ दे ताकि उस देश के अंदर से जो दिक्कतें हैं वो भी ख़त्म होती जाएं साथ साथ, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गिव एनी 5 एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक यानी आम जनता क्या उम्मीदें लेके चलती है एक ऑर्गेनाइजेशन से। पहली ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीद, पहली जनरल पब्लिक की उम्मीद जो ऑर्गेनाइजेशन से है सर, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को अवॉइड करे ऑर्गेनाइजेशन, काम करे, प्रॉफिट कमाए, नो डाउट जनरल पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन अगर इन्वायरमेंट पे
पॉल्यूशन करना शुरू करेगी तब तो फिर दिक्कत में लोग आएंगे भाई। उनको नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का सामना करना पड़ जाएगा। टू डोनेट फंड फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, चैरिटी करे ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, ठीक है, और लोगों के वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए काम करे। फिर टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, सर जो सोसाइटी के अंदर हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ चली आ रही हैं, उनको प्रिजर्व करे, ठीक है। फिर अगला कहता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करके चले, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स जितने भी हैं उनकी। फिर आपको वुमेंस के राइट की जो है रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी एंड चिल्ड्रंस के जो राइट है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय गिविंग प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट, यानी जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं सर, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाए ताकि उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लो है ना, पॉवर्टी पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए हैं, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज़ होना शुरू हो। सर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या उम्मीदें लेके चलते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से। अरे सर कॉम्पिटिटर भी उम्मीद लेके चलता है? यस सर, कॉम्पिटिटर भी लेके चलता है। क्या है पहली एक्सपेक्टेशन? फेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड सर्विस, ठीक है। पहला कहता है कि सर जो प्राइस हैं वो फेयर होने चाहिए, क्वालिटी भी आप फेयर प्रोवाइड करें, सर्विस भी आप अच्छी प्रोवाइड करें, ठीक है। प्राइस को लेके कंपटीशन ना करें किसी भी तरह से, क्वालिटी एंड सर्विस अच्छी ही दें, ठीक है। एन एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन होता है सर ये तो पता है, लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी कंपटीशन में किसी भी तरह की हरकतें करने लगें, ठीक है। कंपटीशन होगा लेकिन हेल्दी होगा और एथिकल होगा, एथिकल बिहेवियर के साथ, ठीक है। आपका बिहेवियर बिल्कुल पढ़े लिखे इंसान के तरीके ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप अनएथिकल बिहेव करने लगे और बिल्कुल कंपटीशन कट थ्रोट का मतलब बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव करने लगे वहाँ पे। कोऑपरेशन अमंग कॉम्पिटिटर्स टू इंश्योर ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है सर। इंडस्ट्री सर जब सारी ऑर्गेनाइजेशंस छोटी छोटी जो एक पर्टिकुलर चीज़ में डील आउट कर रहे हैं उनकी पूरी और जितने भी सम टोटल कर दिया जाता है तो वो एक इंडस्ट्री बनती है, ठीक है सर। तो कह रहा है कि कॉम्पिटिटर्स भी चाहते हैं कि आपस में हम लोग क्या करें, कोऑपरेशन करें ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके, ठीक है। फिर अगला कहता है कि रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपी राइट्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर किसी कॉम्पिटिटर के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इट डज़ नॉट मीन कि आप उसका अनएथिकल यूज़ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। वो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है और वो उसको यूज़ कर रहा है एंड उसके पास राइट है, तो आप उसके राइट्स में इंटरफेयर नहीं करें, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड कस्टमर। कस्टमर और स्टेक होल्डर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेक होल्डर और कस्टमर में हम लोग डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है स्टेक होल्डर्स हैव फाइनेंशियल स्टेक, ठीक है। स्टेक होल्डर का फाइनेंशियल स्टेक होता है जबकि कस्टमर का कोई भी फाइनेंशियल स्टेक नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा कहता है स्टेक होल्डर सप्लाई फाइनेंशियल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल यानी शेयर होल्डर, ह्यूमन कैपिटल यानी एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं स्टेक होल्डर एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को। कस्टमर डू नॉट सप्लाई एनी कैपिटल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कैपिटल किसी भी तरह की कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड नहीं करते हैं कस्टमर। स्टेक होल्डर टेक रिस्क, ये मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था ऊपर भी कि स्टेक होल्डर रिस्क लेते हैं, कस्टमर रिस्क नहीं लिया करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड
प्रेफरेंस ऑफ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर के हिसाब से प्रोडक्ट्स को नहीं बनाया जाता है, स्टेक होल्डर के हिसाब से प्रोडक्ट्स को नहीं बनाया जाता है, जबकि प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स को एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करती है। स्टेक होल्डर डू नॉट बाय गुड्स, स्टेक होल्डर थोड़ी ना परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन से, वो तो वहाँ काम कर रहे हैं सर, वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। कस्टमर बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंसेस थे, 5 मार्क्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। इसके बाद आपकी क्लास समाप्त हो गई। आपकी जो तकलीफ़ है ना, जो इतनी देर से आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो ख़त्म हो गई। सर लास्ट क्वेश्चन, राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर। शेयर होल्डर और क्रेडिटर में क्या फ़र्क होता है सर? चलिए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आगे। शेयर होल्डर्स दे आर द इंटरनल स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी वो कंपनी के अंदर काम करते हैं सर। क्रेडिटर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, यानी वो कंपनी के बाहर होते हैं, यानी बैंक वगैरह हो गए, NBFC हो गया, ठीक है सर, ये सब जो है बाहर रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, शेयर होल्डर दे इन्वेस्ट कैपिटल इन द कंपनी। क्या करते हैं ये? कैपिटल देते हैं कंपनी को। क्रेडिटर्स क्या देते हैं सर? लोन दे ओनली गिव लोन टू द कंपनी। सर शेयर होल्डर एज्यूम ग्रेटर रिस्क ऑफ लॉस, क्योंकि इनका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है जब कंपनी बंद हो रही होती है। इन दैट केस क्या होता है कि सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पे आउट करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो फिर इनको शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, अदरवाइज़ शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जबकि क्रेडिटर्स टेक लेसर रिस्क ऑफ लॉस, उनका जो लॉस का रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि भाई वो एक्सटर्नल हैं तो जाहिर सी बात है पहले उनको पे आउट किया जाएगा, बाद में जो है शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स दे शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उसको डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, दे डू नॉट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड ओनली रिसीव इंटरेस्ट। इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, जो भी इन्होंने लोन दे रखा है कंपनी को। फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी ये ओनर्स होते हैं कंपनी के, इनके पास वोटिंग राइट होता है। ठीक है सर, तो ये मेंबर्स भी होते हैं कंपनी के और इनके पास वोटिंग राइट भी होता है। ठीक है, जबकि दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे आर not the creditors are not the members of the company and do not have any voting right। इनके पास कोई वोटिंग राइट भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा चैप्टर सर स्टेक होल्डर के ऊपर था, जो मैंने आपसे अभी पूरा डिस्कस किया है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है जो 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 5 मार्क्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि अब तो काउंसिल ने केस स्टडीज़ देना स्टार्ट कर दिया है, तो हो सकता है कि काउंसिल आपको केस स्टडीज़ इसके ऊपर बना के दे दे और केस स्टडी यानी इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ले। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे और इसी तरह से हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने बना रही हैं, तो अगर आपको ये नोट आउट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन आंसर्स आप लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए भी बेनिफिट हो सके, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द चैप्टर, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और इससे भी अच्छे अच्छे और कंटेंट हम लेके आ सकें और आप लोग का काम थोड़ा सा आसान कर सकें। गुड बाय।